अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान तलहा सिंह कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कल बहुत से लोगों ने यूट्यूब के ऊपर डकी भाई का उनके 100 दिन के बाद एक वीलॉग देखा। उस वीलॉग के अंदर डकी भाई को तो शायद आप बहुत से लोग जानते हो, बहुत से ऐसे चेहरे भी दिखाए जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो लोग देखते हैं उनकी नजर में तो वो लोग जो है वो फेमिलियर हैं, वो लोग उनसे उनसे वाकिफ हैं, लेकिन बहुत सी जो ये हमारी यूट्यूब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, शायद इन चेहरों से उस तरह से वाकिफ ना हो। तो आज वो तमाम लोग जिनको कल डकी भाई ने अपनी वीडियो के अंदर फीचर किया, जिनके मुख्तलिफ क्लिप्स, जिनकी कवरेज के मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं वो उन्होंने अपनी उस वीडियो के अंदर इस्तेमाल किए, आज वो तमाम भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नातिक रेहान साहब का आपसे तारुफ करवाऊंगा। नातिक रेहान साहब जो हैं वो आज टीवी से कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, वकास अफान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल के नाम से भी अपना एक यूट्यूब जो है वो उसको रन कर रहे हैं। इसी तरह से सलमान अवान साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। सलमान अवान साहब जो हैं ये पब्लिक टीवी के लिए काम करते हैं। जो सबसे ज्यादा जो क्लिप्स जो कल डकी भाई ने अपने वीलॉग के अंदर यूज किए वो सलमान अवान साहब के थे। बहुत सारी इनकी जो है वो एक कवरेज जो है उसका एक काफी ज्यादा पार्ट जो है वो डकी भाई ने अपने वीलॉग के अंदर इस्तेमाल किया। यहाँ पर अगर मैं हारून भाई का नाम डालूं तो ये जाती होगी। हारून भाई सीनियर कोर्ट जर्नलिस्ट हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। हारून भाई भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको डकी भाई के इस वीलॉग के अंदर नजर आए। और ये तमाम लोग जो आपको इस वक्त अपने फ्रेम में, हमारे फ्रेम में नजर आ रहे हैं, ये चारों वो लोग हैं जो कि इस केस से शुरू दिन से आखिर तक जुड़े रहे और मुसलसल जो है वो इस केस की कवरेज जो है वो करते रहे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा सलमान भाई की तरफ। सलमान भी माशाल्लाह तुसी तो सेलिब्रिटी हो गए हो, कल बड़ा तुहानू डकी भाई ने चुके हैं। क्या कहेंगे, ये जो सारे का सारा केस था, इसकी जो कवरेज आपने की, इसकी कवरेज के दौरान किस किस तरह के मसाइल आए? पहले हमने देखा कि जब आप डकी भाई का इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लोगों की तरफ से तनकीद भी की गई। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पहले मैंने कोशिश की तो डकी भाई ने ना मेरे साथ गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा जी मैं कौन से माफ़ी मांगता हूँ, और ये वाली जो ऐप्स चल रही हैं ये तो ऑलरेडी जो है ये PSL में भी चल रही हैं और मुख्तलिफ जगह पे भी चल रही है। आप भी देखें आज भी हर तरह की जो लीक्स हो रही हैं उसमें ये ऐप्स चल रही हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं कौन से माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने मेरे से जब बात की तो उनको इसका रिएक्शन ये हुआ कि उन्होंने इनको थप्पड़ मारा इनको कि भाई आपने मीडिया से क्यों गुफ्तगू की। उसके बाद दूसरा प्रेशर मेरे पे भी थोड़ा सा आता रहा कि भाई जेर हिरासत चूंकि मुलजिम का इंटरव्यू हुआ है तो बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे पे भी था कि भाई ये हो जाएगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहरहाल वो नहीं हुई क्योंकि मेरा कोई काम, जो मेरा काम था वो मैंने वही किया। मैं जो भी सियासी शख्सियत है, कोई भी आए, हम एज आ रिपोर्टर जो है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और वो बात करते हैं, वो चलती है। नहीं भी बात करते तो वो हम जो काम है हमारा वो तो हम करते हैं। उसके बाद ये हुआ है कि मुझे कुछ इन हालात का आइडिया था, खासतौर पर शुएब रियाज के बारे में मैंने पहले भी इंकिशाफ किया था कि यार ये बंदा वो है जो बगैर पैसों को किसी को भी नहीं छोड़ता। इसको आप जितनी मर्जी सिफारिश करवा दें, इसको फिर भी ये पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ता। मुझे इस बात का आइडिया था। मैं चूंकि NCCA करता हूँ, 10 साल हो गए मुझे बीट करते हुए, तो ये सारा FIA से कन्वर्ट हुआ, एक सर्कल बना, उसको नाम चेंज कर दिया, साइबर क्राइम किया, उसके बाद फिर 2 मरतबा नाम चेंज किया, लास्ट में आके NCCIA का नाम जो है इन्होंने फाइनलाइज किया, जो ये स्कैंडलाइज हुआ। ठीक है, उसी दौरान जो चीजें उन्होंने इंकिशाफ की, इन चीजों का आइडिया था मुझे, और वो उसी तरह उनको ब्लैकमेल करते थे, उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करते थे, किसी तरीके से पैसे आए। शुएब रियाज का जो देखा जाए ना वो करैक्टर ही इस तरह का है। उसके बाद उसके साथ वो डिप्टी डायरेक्टर जो है वो जवार अहमद वो अटैच हुए। इन लोगों ने फ्रंट मैन के जरिए लोगों का नाम इस्तेमाल किया, रिश्वत ली। उसी दौरान जो है वो तमाम तर चीजें तो वो वाजे कर बैठे हैं। फिर अरूब जो तो इन्हें एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन के बाद जिन मुलजमा जो NCCA अफसरान हैं, जो आज तक नहीं हुआ वो हुआ, जो आज तक नहीं हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो अब हुआ। वो ये हुआ कि एडिशनल डायरेक्टर, एक अच्छी सीट है, अच्छी पोस्ट है, वो डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर, फिर एक जो इस्लामाबाद में जा डिप्टी डायरेक्टर, उसको भी गिरफ्तार किया। दौराने जब तफ्तीश की गई तो ये सब कुछ शुएब रियाज को गिरफ्तार करने के बाद ये सारा स्कैंडलाइज हुआ। उन्होंने बताया कि हम तो ये तो हमने पैसे लिए ही लिए हैं, हम तो हमारी कार्रवाई का तरीकाकार ऐसा है कि हमने लाहौर में जितने भी कॉल सेंटर्स चल रहे हैं उनसे रिकवरियां लेते हैं, और रिकवरी जो है वो इस्लामाबाद DG तक पहुंचाई जाती हैं। जब इन चीजों को देखा, वो भी चीजें सामने आई। वो डिप्टी डायरेक्टर उस्मान है, वो लाहौर से जितनी भी मंथली इकट्ठी होती थी, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि इन तमाम अफसरान को की गिरफ्त में लिया गया है। बेसिकली ये कि इन लोगों ने अपना सब कुछ बता दिया, और वो उन लोगों के आगे बताया है जिनके आगे जो है ना वो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अच्छा सलमान भाई, मैं आपसे दोबारा से एक सवाल जो है वो अपना करना चाहूंगा। जिस टाइम पर आपने डकी भाई के इंटरव्यू की कोशिश की, आप जो है वो मुसलसल उनसे सवाल कर रहे थे और डकी भाई आगे से मुसलसल खामोश थे। उसके ऊपर सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइड था। कुछ लोग जो है वो आपको वहां पर सराह भी रहे थे, तो कुछ लोग जो है वो यहाँ पर
जो है वो एक तनकीद का भी आपको निशाना बना रहे थे कि एक बंदा बात नहीं करना चाह रहा और आप मुसलसल जो है वो उसको माइक लगा रहे हैं। हम जब फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं जिस वक्त, और फील्ड के अंदर जिस वक्त जो है वो हम लोग मुसलसल जो है वो इन चीजों को कवर कर रहे होते हैं, तो ऐसे जो चैलेंजेस जिनका हमें मुसलसल सामना करना पड़ता है, जिस तरह की चीजें जो है वो हमें देखनी पड़ती हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आम लोगों को जरा समझाएं कि हमारा काम जो है वो किस नोयत का है, हमें किस तरह से जो है वो इस तरह से लोगों को इंगेज करना पड़ता है, लोगों का मौकफ लेने की कोशिश, क्योंकि हम हवा में तो कोई बात भी नहीं कर सकते। बिलाशुबा हमारे जराये हमें बता रहे होते हैं कि डक्की भाई को चपेड़े पड़ रही हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन जाहिर बात है कि हमारे लिए वो जो कोटेशन है, जो उनकी कोर्ट है, वो बहुत मैटर करती है। इस हवाले से क्या देखिए कहेंगे? हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो लोगों ने ना अपनी अपनी सोच के मुताबिक कमेंट्स किए। तकरीबन 95% जो है ना वो मेरे अगेंस्ट ही थे। शायद कोई 5% हो जो पता नहीं इधर उधर की बात कर रहा था। 95% जो है ना 90 प्लस जो है लोगों ने मेरे खिलाफ ही कमेंट्स किए, क्योंकि शायद वो नहीं जानते थे हम प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं। मुझे जब ये चीजों का आइडिया हुआ कि इसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं जेल तक पहुंच गया। मैं वाहिद रिपोर्टर था जब इसको जेल में मुंतकिल किया जा रहा था डक्की भाई को, मैं वहां पे मौजूद था। और मैंने उनसे फिर बात करने की कोशिश की कि डक्की भाई अब आप एनसीसी के हवाले नहीं है, अब आपको ये छोड़ के चले जाएंगे, बताएं तो सही कि क्या हुआ। सारी चीजें उन्होंने बताई ना। ये चीजों का मुझे आइडिया था, मैं यही पूछना चाह रहा था। और मुझे ये बताएं, वो ऑडियंस जो देख के बुरा भला कह रही है, ये वही ऑडियंस है जो हर तरह से इंतजार कर रही थी कि यार डक्की भाई के केस के बारे में हमें बताया जाए, हमें अपडेट दी जाए। अब सुनने के बाद वो अपना मेंटल लेवल एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या क्या चीजें बयान कर रहे होते हैं, ये तो फिर आपको पता है कि तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन कल से जब डक्की भाई का ये जिस तमाम तक वीलॉग जो अपलोड किया है, उसके बाद जो है वो उस ऑडियंस का भी माइंडसेट चेंज हो गया है। उन लोगों ने भी जो है ना अच्छे कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि हाँ यार ये मामला था। यही चीजें जो है वो मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा अब हारून भाई से। हारून भाई एम हारून वीलॉग्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल जो है वो रन कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जो है एफिलिएटेड है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है। सारी उम्र जो है वो कोर्ट्स और क्राइम का ये जो दश्त है, इसी के अंदर ही जो है वो हम लोगों ने मगजमारी की है। हारून भाई, ये जो कल डक्की भाई का वीलॉग आया, उसके अंदर एक पार्ट जो है वो डक्की भाई ने आपका भी दिखाया। अगर मेरी याददाश्त ठीक काम करती है, ये उसी दिन का क्लिप है जिस टाइम पर हमने अरूप जतोई साहिबा से कमरा अदालत के अंदर उनसे बात करने की जो है वो परमिशन मांगी, और उन्होंने कहा कि जी मेरी वकील साहिबा अमृत शेख साहिबा जो है वो आपसे बात करेंगी। ये जो पूरे का पूरा केस जैसे हम लोगों ने कवर किया, तो हम तो यकीनन ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे, लेकिन स्क्रीन के उस पार जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग सिर्फ स्क्रीन की हद तक जो है वो इस ग्राउंड को देखते हैं, असल में इस दश्त का जो है वो उनको अंदाजा नहीं है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से हम ये खबरें जो है वो निकाल के उन तक पहुंचाते हैं, और किस तरह से वो चीज जो वो देखना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? अच्छा तला, बहुत शुक्रिया। मेन चीज मैंने पहले भी ये बात कही है व्लॉग में भी कि जब ये ऐसे नहीं हुआ, ये प्रॉपरली एक पेपर वर्क के साथ हुआ है। ये एक स्क्रिप्टेड चीज लग रही है। कल का डकी का जो व्लॉग है ना, अगर आप उसका एक एक मिनट बहुत ध्यान से सुकून से सुने, उसका एनालिसिस करें, तो आपको अंदाजा होगा कि उसके पहले सेकंड से लेकर 52 मिनट और कुछ सेकंड तक एक एक चीज जो उसने बताई है वो स्क्रिप्टेड है। यानी कि उसके साथ जो जो बीती है ना, वो स्क्रिप्ट के तहत बीती है। उसने वो बताई। ऐसे नहीं हुआ कि एक बंदा जा रहा था और उसको इन्होंने उठा लिया मलेशिया जाते हुए रास्ते में से, फिर उसके साथ जनाब सारा काम शुरू हो गया। नहीं, ये प्रॉपरली जो मुझे अंदाजा हो रहा है ना, जो मैंने उसके वीलॉग को उसका एनालिसिस निकाला है कि प्रॉपरली इन अफसरान ने इसके ऊपर वर्क किया। इन्होंने 8-10 यूट्यूबर्स इकट्ठे किए होंगे, उनका पहले प्रोफाइल चेक किया, कौन किससे मिलता है, कहाँ मिलता है। उनको सबसे कमजोर मुर्गा ये नजर आया, जो सुबह उठता है, नाश्ता करता है, दोपहर अपना व्लॉग करता है, शाम फैमिली के साथ घूमता है, शाम को 4 मखसूस दोस्तों के साथ बैठ के बर्गर खाता है, बोतल पीता है, घर आता है, व्लॉग करता है, सो जाता है। तो ये कमजोर तरीन मुर्गा था, उन्होंने इसको चुना, इसके ऊपर ये केस डाला गैर कानूनी ऐप का। इस समेत सारे लोगों ने किया। तो ये कहला आखिर यही क्यों? क्योंकि इसकी सलामदो इतनी नहीं थी, ये सिर्फ अपने ही शैल के अंदर रहने वाला आदमी था। मुझे तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि स्क्रिप्टेड था। इन्होंने इसको उठाया और फिर इससे अपना जो उनके चीजें थी वो तुरंत के पत्ते फेंकते गए। ये बेचारा वो दाना चुगता गया। मासूम इंसान कह लें, इनोसेंट कह लें, चाल चलाकियां इसको नहीं आती थी, बल फरेब इसको नहीं पता थे, उसको थाने के कचहरी का ना इलम था, इस सिस्टम का वो ला इलम था बिल्कुल, क्योंकि उसकी दुनिया ही अलहदा थी। ठीक है, तो उन्होंने इन तमाम चीजों को एक्सप्लॉइट किया, उससे इन्होंने फायदा उठाया और इसको लम्हा ब लम्हा डराते रहे, धमकाते रहे, ब्लैकमेल करते रहे और तमाम चीजें इससे अपने मतलूबा नताइज वो हासिल करते रहे। ये बीज बहुत पहले बोया गया था रिश्वत का, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो आबियारी की जा रही थी ना, ये उसको अंदर रख के की जा रही थी। और फिर वो एक दिन अपने मतलूबा हदफ तक पहुंचते हैं, उन्होंने वहां से रिश्वत भी इकट्ठी की और फिर तमाम चीजों को निकला। लेकिन आप ये देखिए, इसके साथ कोई इसका दोस्त नहीं रहा।
अच्छा, मैं इस तरफ भी आऊंगा जरा, बीच में मैं एक चीज आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, ये दोस्त वाला टॉपिक जो है वो इससे भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले जो मैं चीज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अपने का ये सबसे कमजोर मुर्गा जो एनसीसीआईए को मिला, एनसीसीआईए ने सबसे पहले उस पर हाथ डाला। हारून भाई, मिलियंस में एक बंदे के सब्सक्राइबर हैं, वो वीडियो अपलोड करता है, कल भी हमने देखा उसने वीडियो अपलोड की, चंद घंटों के अंदर वो मिलियंस के अंदर पहुंच गई, मिलियन लोग जो है उसको देख रहे थे। आज सुबह जिस टाइम मैंने उस वीडियो को देखा है, तो सुबह तक, मतलब आज सुबह 9 बजे तक तकरीबन कुछ 66 से 70 लाख बंदा उस वीडियो को देख चुका हुआ था। अब ऐसे हालात के अंदर एक ऐसा यूट्यूबर जिसकी मिलियंस में फॉलोअरशिप है, जो कि एक बात करता है तो बहुत सारे लोग घरों के अंदर बैठी खवातीन हो, बच्चे हो, नौजवान हो, वो उसको देख रहे हैं। एनसीसीआईए अगर एक ऐसे बंदे के साथ, एनसीसीआईए के अफसरान अगर एक ऐसे बंदे के साथ ये कर रहे हैं, तो एक आम आदमी जिसको कोई जानने वाला नहीं है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जो अपनी आवाज पहुंचा नहीं सकता कहीं पे, उसके साथ एनसीसीआईए क्या करती होगी? एनसीसी उनको पकड़ती ही नहीं है, उनसे मिलने ही कुछ नहीं। आप इदारे को छोड़ देना, यहाँ कितने ही इदारे हैं, पकड़ते ही उसको है जिसके पास आगे पीछे होता ही कोई नहीं है, जो अकेला ही होता है, सेल्फ मेड होता है, उसने खुद ही करना है जो करना है। ये मुर्गे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, मिल जाते हैं। उन मुर्गों को दबोचने वाले भी मुर्गे मौजूद हैं, समझ रहे बात? तो ये उन मुर्गों में से था, इसको दबोचना बहुत आसान था। मैंने आपको बात की कि देखे ना, वो उस तरह का शख्स था, अगर ये उतना चाल चलाक होता तो जो बात इसने 90 लाख में खत्म की, ये शुरू में ही पकड़े जाने से पहले ही इसका कुछ सोर्स इसको बताया था कि भाई तेरी बारी लगन वाली है। ठीक है, जिसका बाकियों को पता लगा, रजब है, नदीम नानी वाला और बहुत सारे लोग थे, उनको पहले ही पता लग गया था। उन्होंने जनाब वकील कराया, ठा उधर घुस, एनसीसी को रगड़ दिया, मुड़ के एनसीसी ने उनकी तरफ मुंह ही नहीं किया। इसके तो दोस्त जो थे ना, वो इसका साथ छोड़ गए थे, इसका साथ तो अल्लाह ने दिया है, समझे? अच्छा हारून भाई, यहाँ पे मैं यही वाला टॉपिक जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। कल डकी भाई ने भी जो अपना वीलॉग किया, उसके अंदर भी आखिर में उन्होंने एक बात की जो यकीन माने मेरे दिल पे बड़ी हिट हुई। डकी भाई ने अपने वीलॉग के आखिर के अंदर कहा कि जी मेरे साथ कौन खड़ा रहा? उन्होंने कहा मेरी फैमिली खड़ी रही, मेरे साथ अरूब जतोई खड़ी रही, मेरे साथ जिया खड़ा रहा, मेरे साथ मेरा वालिद जो कि हार्ट पेशेंट है वो घर में बैठा दुआएं करता रहा, मेरी माँ मुझे जेल भी मिलते आती रही, कचहरी के अंदर भी आती रही, थाने के अंदर भी आती रही, और थाने के अंदर भी उनके अहले खाना के साथ नामुनासिब रवैया जो है वो इख्तियार किया गया, उनको हरासा किया गया। जो वो यूट्यूबर जिनके साथ डकी भाई का कारोबार था, डकी भाई एक रेस्टोरेंट जैसे चला रहे हैं, वो भी दो यूट्यूबर हैं, सिस्ट्रोलॉजी के नाम से अपना प्लेटफॉर्म चलाती हैं, इकरा और उनके खावन जैसे हैं, वो वहां पर कहीं नजर नहीं आए। कुछ दिन पहले उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी जारी की, हम समझ रहे थे कि शायद डकी भाई कहीं ना कहीं उनका कोई जिक्र करेंगे कि जी उन्होंने हमारी मदद की, लेकिन डकी भाई ने जहां पे भी अपने दोस्तों का जिक्र किया अपने पूरे व्लॉग में, उन्होंने कहा जी मैंने जिसको फोन भी किया वो मेरी मदद ना कर सका, या जिसने करने की कोशिश भी की तो मतलूबा नताइज हासिल ना हुए, कोई भी सामने नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि यार उसके तला, मैं वही बात कर रहा हूँ, उसकी वो बैठक ही नहीं थी, उसकी बैठक, उसको अंदाजा ही नहीं था कि जिन लोगों के साथ वो बैठा वो पैरासाइट है, समझे बात? ये एक अजीबोगरीब, ये इंतहाई एक ऐसा शख्स था जिसके जो फैमिली थी ना, वो उसकी वो फैमिली ही थी, उसके दोस्त यार उसकी फैमिली नहीं गर्दान सके। नातिक भी इस चीज का गवाह है, मैं भी गवाह हूँ, सलमान भी गवाह, आप इटसेल्फ खुद गवाह हैं इस बात के कि 16 और 17 की दरमियानी रात अगस्त को वो बंदा गिरफ्तार होता है, और उसके बाद आके अब दिसंबर नवंबर के एंड में वो वहां से रिलीज होता है हाई कोर्ट से। इस दौरान कौन उसको मिलने के लिए कौन गया, पता है? नाते का। अच्छा नातिक भाई, ठीक काफी है ना, देर तो से आप हमारे साथ आप ही खड़े हुए हैं। करते रहे। मैं अब जरा नातिक हाँ, भाई से बात करना चाह रहा हूँ। नातिक भाई, काफी देर से आप इस केस के जो है वो पीछे लगे हुए हाँ हैं, जी। इस केस के पीछे लग के आपने ट्रांसप्लांट भी करा लिया हाँ यार, ना ये करें यार, बताएं, ना करें यार, अच्छा ये बताएं नातिक भाई, यही इस यार। इस केस में केस को आपने कैच शुरू किया दिन से आपने? अजराए अजराए मजाक एक बात थी हाँ, जो आपस में हमारा दोस्तों यारों का फील्ड में शुगर चलता है, अभी उसी में अभी मैंने बात टिकटॉक की। पे चलेगी। कहेंगे तो मैं काट भी दूंगा, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, बिकने वाला सौदा है। अच्छा ये बताएं नातिक भाई, ये जो पूरे के दिन आपने पहले दिन से ये केस जब आपने कवर किया, हमने देखा कैसे अरूब जतोई साहिबा, उनकी वालदा, जिया साहब जिस तरह से कचहरी के अंदर आते थे। क्या समझते हैं कि जो हमारा अदालती निजाम है, जैसे इन्हें 100 दिन बाद डकी भाई को जाके ये रिलीफ मिला है, क्या समझते हैं कि हमारा अदालती निजाम जो है और जो हमारा ये जो जिस तरह से हमारे इदारों ने इसके अंदर सारा रोल प्ले किया, क्या रेट करते हैं इसे? मैं अगर इस पूरे केस को मैंने कवर किया है, जैसे जब इसको अदालत के रूबरू पेश किया, पहले जैन कुरैशी थे, जब वो गए उसके बाद आपने भी देखा कि वकील पे वकील तब्दील होते रहे। पहले अब मुझे हैरत है, मुझे ना इस केस के तमाम जो वकील हैं उनके ज़बानी नाम याद हैं, कितनी समातों के ऊपर वकील चेंज हुए। पहले जैन कुरैशी साहब थे, फिर अब्दुर्रहमान रांझा साहब लाहौर हाई कोर्ट के सदर, नायब सदर, उसके बाद इरफान कलियार साहब उनके साथ होते थे, वो गए, उसके बाद उस्मान मुश्ताक साहब आ गए, वो गए,
उसके बाद इमरान चद्दर साहब आ गए, वो गए, उसके बाद अमृत शेख साहिब आ गई। मैं अदालतों का काम होता है इंसाफ करना। अदालत जो है ना वो सबूतों पे चलती है, ठीक है। मैं अगर अदालती कार्रवाई को ये देखूं कि जी अदालत ने इंसाफ नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है। अदालत को जो चीजें पेश की गई उस हवाले से अदालत ने उस पर फैसला किया, क्योंकि मुझे अभी भी याद है सेशन कोर्ट के अंदर मैं केस सुन रहा था जब ये डक्की की जमानत लगी हुई थी एडिशनल सेशन जज साजिद अहमद की अदालत में। वहां पर उन्होंने जमानत इसी वजह से कैंसिल की कि 3,26,000 जो 420 समथिंग जो अमाउंट थी उसको वो दे नहीं सके ना, प्रूफ नहीं दे सके कि वो अमाउंट आई कहाँ से है, किस तरह इनके वॉलेट में आई है, वो नहीं दे सके। इस वजह से उनकी जमानत उनकी उड़ाई गई। हाँ, अगर उनका वकील उस्मान मुश्ताक साहब वहां पर वो दे देते तो वहां पर इनकी जो सेशन कोर्ट से भी इनकी जमानत हो जानी थी। अब अदालत को बुरा भला नहीं कह सकते। अदालत के अंदर कुछ लोग इस तरह की होती हैं जो काली भेड़े होती हैं, सिर्फ अदालतों के अंदर नहीं, और हमारे हर अदारे में कहीं ना कहीं ऐसी काली भेड़े जरूर होती हैं जो सारे निजाम का बेड़ा गर्क करके रख देती हैं। अच्छा नातिक भाई, ये केस जैसे आप पहले दिन से देख रहे हैं, जिस तरह से आपने पहले दिन से डकी भाई की फैमिली के साथ जो कुछ होता रहा, हाँ जी। जो कुछ उनके साथ बनती रही, आपने पहले दिन से सारे का सारा जो है उसको देखा, उसको रिपोर्ट भी किया और बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर आप सबसे आगे आगे रहे। तो नातिक भाई ये बताएं, ये जो केस है, जिस तरह से जो डकी भाई के साथ जो कुछ होता रहा है इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर, क्या एक आम आदमी के साथ ही होता? क्योंकि कल हमने जब डकी भाई का वीलॉग भी देखा तो हम भी देखने वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो गए कि जिस तरह से वो रो रहे थे अपने वीलॉग के अंदर। एक थोड़े से भी कमजोर असाब के मालिक के इंसान के साथ ये सारा कुछ होता है जो डकी भाई ने फेस किया है, तो आप क्या समझते हैं आज वो कहाँ होता? सर मेरे साथ, मैं आपको मजे की चीज बताऊं, एक ऐसा डकी भाई से पहले ना एक ऐसा केस मेरी नजरों के सामने गुजरा था। सलमान साहब इस बात के गवाह हैं कि उस बंदे के लिए जो है ना बड़े मामला खराब हुए थे, बड़ा मुश्किल हुआ था उस बंदे के लिए। इवन कि उसकी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। हम उनसे मिलने जाते थे और वहां पर मिलने नहीं दिया जाता था, वो साइड पर बैठाते थे। हाँ भाई की करना है, वो की मिलना है, की केड़ी गल करनी है। मतलब कि उनके ज़हन में यही था कि साइड पे बिठा के पहले पैसों की बात कर लें, फिर मामला जो है ना वो आगे की तरफ लेके जाएं। ये हर जगह पे होता है। अगर डकी की जगह कोई और होता, डकी ने बताया है कि यार मैं हिम्मत हार गया था, मैं बैठ के कमरे में जहाँ पे मुझे रखा गया था हवालात में, जो भी जगह थी, मैं वहां पे अल्लाह ताला से दुआएं करता, अल्लाह ताला सब कुछ तेरे सामने है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तूने मुझे निकालना है यहाँ से। अल्लाह ताला किसी ना किसी को जो फरिश्ता है वो बनाकर भेजता है। और जब डकी की जमानत हुई है तो जमानत के बाद मेरी उनसे बात भी हुई डकी से। उनका मैसेज आया था मुझे, कुछ उनको चीज़ें वगैरह रिक्वायर्ड थी, कुछ क्लिप्स वगैरह, तो उस हवाले से भी मेरी उनसे डिटेल में बात हुई। फिर उनको मैंने अपने चैनल का बताया, मैं कि यार आप चैनल विजिट करेंगे, सिर्फ एक जो जैन कुरैशी वाली जो फुटेज है वो आपको वहां पर नहीं मिलेगी। हाँ अलबत्ता बाकी उसके बाद तमाम जो केस है वो मैंने कवर किया। आपको वहां पर आपकी जब जब आप आए हैं, जब जब एनसीसीआई के एहलकार आए हैं, वो आपको सारी फुटेज वहां से मिलेगी। जितना मुझसे हो सकता था मैंने उनको हेल्प आउट किया। और कल कुछ मैंने देखा कि तकरीबन मोस्टली जो क्लिप्स है वो उन्होंने चैनल से उठाए, कुछ सलमान भाई के क्लिप्स वगैरह उन्होंने उठाए, तो ये सारा मामला था। जी बिल्कुल, अभी आपने ये नातिक साहब की जुबानी भी सुना। आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी भी इस केस को जो है वो शुरू दिन से देखता रहा, इसको हमने एंड तक देखा, कैसे कैसे जो है वो इस केस के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई वो भी हमने आपको गाए जो है वो साथ साथ हमने आपको इस हवाले से बताया। कानूनी माहिरीन की राय भी जो है वो इसके अंदर हमने साथ शामिल की। जो डकी भाई की वकील थी उनका भी सबसे पहला इंटरव्यू जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिला। डकी भाई की जमानत हुई, वो जमानत की खबर भी जो है वो सबसे पहले आपको तलहा सईद वीलॉग्स के ऊपर मिली। तो नाजरीन, ये जो केस था, जिस तरह से हमने इसको कवर किया है और जिस तरह से आप तक पहुंचाया है, इसी तरह के मजीद केसेस जो कि लाहौर हाई कोर्ट में आते हैं, इसी तरह के मजीद जुराइम जो कि पंजाब में या पाकिस्तान में कहीं भी रोनमा होते हैं, इस तरह की तमाम खबरें जानने के लिए लाजमी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ये तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो गाए बगाए मिलती रहें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जो है वो लाजमी हमारे सलमान भाई, तलब भाई यार ये भी बता दें कि जो जमानत की खबर थी ना वो मैंने ब्रेक की थी, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। अच्छा, ये एक जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको शुगर भी जो है वो शेयर करते हैं। हमारी एक, जब भी हम जो यहाँ पे अदालती कार्रवाई हो, जर्नलिज्म हो, हम लोग एक एक कह लें कि किसी ना किसी तरह से रेस भी होती है, एक रेस लगी होती है कि यार ये खबर जो है वो पहले कौन देगा, पहले कौन ब्रेक करेगा, कौन क्या करेगा। जिस दिन डकी भाई की जमानत हुई है उस दिन मेरा ये भाई जो है नातिक, ये कोर्ट रूम के बाहर जो है, कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था, कोर्ट रूम से ये बाहर आया, मैं इस भाई को फोन कर रहा था और भाई ने मेरा फोन नहीं अटेंड किया। मेरी जर्नलिस्टिक सेंस ने काम किया, मैं कहा लो जी कम पे आ गया है तला साहब ते नातिक साहब आज ना कोई वड्डी मिसिंग मारन लगे ने। मैं जैसे ही वहां पे आया हूं तो नातिक साहब जो हैं वो वहां पे उस टाइम पे ऑलरेडी जो अमृत शेख साहब हैं उनका इंटरव्यू जो है वो वहां पे रिकॉर्ड कर रहे थे, और वो जो एक्सक्लूसिव चीज थी वो वाकई में इन्हीं की थी।
मेरी खुशकिस्मती क्या थी कि मैंने भाई का ही नेट लिया और अल्लाह के फजल से मेरी वो वीडियो इनसे पहले अपलोड हो गई। और मैंने वीडियो मैंने बनाई, वो बनी नहीं, उसकी आवाज ही हाँ, नहीं थी। ये बीच में ये भी हुआ कि पहले इन्हीं का एक इंटरव्यू जो है वो मैंने रिकॉर्ड करवाया अमरीत शेख साहिबा के साथ, और जब अमरीत शेख साहिबा के साथ मैंने वो वीडियो जो है वो इनकी रिकॉर्ड करवाई तो बाद में जिस टाइम पे हमने देखा तो पता लगा कि पूरी की पूरी वीडियो के अंदर ऑडियो ही कोई नहीं है, माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। फिर हमने मौके के ऊपर ही एक माइक जो है एक और भाई से अरेंज करके दस्ती जो है वो दोबारा वीलॉग किया। ये इस तरह की जो डिफिकल्टीज हैं, और जैसे ये भी सुलमान साहब भी पहले बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने ज़र्फ के मुताबिक जो है वो उनके ऊपर भी कमेंट्स किए। भाइयों, हम लोग जो फील्ड के अंदर फिर रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे होते हैं। आप लोगों को लग रहा होता है कि यार ये 7-8 मिनट की वीडियो है, एवं बंदा गया बोल बोल के आ गया है। वो जो 7-8 मिनट की वीडियो होती है उसके पीछे ना तो आप लोग वो 7-8 घंटे की पूरे पूरे दिन की मेहनत देख रहे होते हैं जो कि सहाफी लोग बीच में कर रहे होते हैं, बल्कि इसके पीछे 10-10 साल की 12-12 साल के उस रियाजत को भी आप लोग नहीं जानते कि जो जो चीज हम भुगत के स्टेज के ऊपर आए हैं कि स्क्रीन तक जो है वो आप तक मुसद्दका इत्तलात जो है वो पहुंचा सकें, हम किस किस दस से गुजर के जो है वो यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग जो है वो जो कि इस जर्नलिज्म की एबीसी से भी नहीं जानते, वो लोग भी नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार ये पता नहीं जो है वो इन्होंने क्या कर दिया। वो हुए हैं तला, आपको याद होगा नातिक, जिस वक्त इसका जुडिशियल रिमांड हुआ कि फिजिकल रिमांड से निकलने के बाद वो जुडिशियल रिमांड पर गया तो सोशल मीडिया के ऊपर खबर चलनी शुरू हो गई कि 7 आज साल जकी भाई को 7 साल की 7 साल सजा होगी, और हम में से लोगों ने जितने लोग उसको रीशेयर किया हुआ था 50 जगह पर। हम परेशान थे कि यार ये तो बड़ा नया केस इसका है, सानू मिसिंग वाली एक नई प्रेसिडेंट आ गई है कि जब बंदा जुडिशियल होगा तो 7 साल की सजा हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है कि लोगों को बस बोलना होता है और वो देख रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे व्यूवर्स भी हैं, हम उनको भी सल्यूट करते हैं, लेकिन चीजों को जरा देख लें आप, थोड़ा सा एक फर्क करें। इसके अंदर बड़ी अहम चीज है कि अदालती जो खबर होती है ना वो सिर्फ एक नुक्ते की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है। महरम से मुजरम बनता है और मुजरम से महरम बनता है, और वो एक नुक्ता जो है ना आपको सलाखों के पीछे ले जाता है बैठे बैठे। तो बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। हम 2 मिनट लेट दे देते हैं खबर, लेकिन उसको पूरा ठोक बजा के चेक करने के बाद देते हैं, और लोग जो है बस वो क्लिक का बटन दबाते हैं, शेयर का लगे रहते हैं। तो इसमें काफी सारी चीजें, ये आपको मालूम है ये खबर जब डकी तक पहुंची थी जेल में कि उसको 7 साल की सजा हो गई है, तो वो किस ट्रॉमे में गया था, वो कितना परेशान था कि उसने अपने वकीलों से, अपने भाई से, अपनी बीवी से पूछा कि वाकई मुझे 7 साल की सजा हो गई है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसको तो इल्म ही नहीं था इस तमाम सिस्टम का, एबीसी का, तो उसके लिए तो वाकई वो जो जेल जा रहा था वो सदा ही जा रहा था काटने, लेकिन ऐसा नहीं था। तो खबर की थोड़ी ऑथेंटिसिटी देख लें, देखें कि कौन रेगुलर आने वाले हैं और कौन इरेगुलर लोग हैं, यूट्यूबर्स कौन है और सहाफी कौन है, ये फर्क बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी हारून भाई ने भी कहा, पहले नातिक भाई ने भी बताया, हमने भी आपको बताया, जैसे जैसे चैलेंजेस का हम लोगों को फील्ड के अंदर सामना होता है, जिस तरह से हम लोग खबर जो है वो कुरेद कुरेद की आप तक पहुंचा रहे होते हैं, शायद इस चीज का आपको अंदाजा भी नहीं है। और यही जो है वो इसी गुजारिश के साथ जो है वो आज का ये व्लॉग में एंड करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई चैनल सब्सक्राइब करें तो पहले देख लें उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ये ना हो कि आप भी जो है वो ऐसी खबरें देख रहे हो कि डकी भाई को 8 साल की या 80 साल की सजा हो गई है, और आप भी, जैसे कि हारून भाई ने कहा कि एक नुक्ता जो है वो महरम से मुजरिम बना देता है, तो कहीं आप भी जो है वो उन्हीं मुजरिमों की वीडियोस देख रहे हो जिनको एबीसी भी नहीं पता जर्नलिज्म की, और वो किसी भी चीज को जो है वो आगे पब्लिश करने से पहले वेरीफाई नहीं करते। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।